सेक्शन 47 डील करता है क्वेश्चंस टू बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। अब हमारे लिए सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि एक कोर्ट वो होती है जो फैसला करती है, एक कोर्ट वो होती है जो उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाती है। ये दोनों कोर्ट्स सेम भी हो सकती हैं और ये दोनों कोर्ट्स अलग अलग भी हो सकती हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है उस कोर्ट के ऊपर जो कोर्ट फैसला कर रही होती है कि वो किसी और कोर्ट की जिम्मेदारी लगा दे कि आप इस डिक्री को एग्जीक्यूट करा दें या फिर वो खुद ही उस डिक्री को एग्जीक्यूट कर दे। अब जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होती है वो किन किन चीज़ों का तयन कर सकती है बिटवीन द पार्टीज़ या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना उनसे। सबसे पहले तो वो रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, रिलेटेड टू डिस्चार्ज ऑफ डिक्री एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री, इन तीन चीज़ों के ऊपर बात कर सकती है। अगर तो किसी पार्टी को ये सवाल है ना कि वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से कहे कि हमारी इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को देख दें या सही कर दें, तो वो सेपरेट सूट नहीं करेंगे जिसे हमने पीछे डिस्कस किया था। वो एक एप्लीकेशन ही देंगे इसके अंदर भी, सेक्शन 47 के अंडर। अब यहाँ पर वो एक और बात कर रहे हैं कि अगर इस सारे प्रोसेस के अंदर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कोर्ट फीस की ज़रूरत होगी ना, तो कोर्ट वो भी डिमांड कर सकती है और पार्टीज़ को वो पे करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर वो ये तीसरी बात कर रहे हैं कि कोर्ट डिसाइड करेगी कि इस तरह के किसी भी सिचुएशन के अंदर कौन सी पार्टी जो है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी जो है ना, वो इसका हिस्सा होगी सारे प्रोसीजर का। अब एक्सप्लेनेशन में वो एक बात करते हैं कि एक प्लेंटिफ जो केस का हिस्सा था और एक डिफेंडेंट जो जिसके अगेंस्ट केस था, ये दोनों पार्टीज़ जो है ना, यही पार्टीज़ टू द सूट होंगी। उसके बाद वी हैव सेक्शन 75 जो कि बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन। अच्छा, अब आप इशू कर रहे हैं कमीशन को, यानी कि एक थर्ड न्यूट्रल पर्सन को। किन किन चीज़ों के लिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बनता है क्योंकि इनमें से एक कोई भी पॉइंट वो हटा देता है। जैसे कि पिछली दफ़ा एक आया हुआ था टू एग्ज़ामिन एनी पर्सन, तो वहाँ पर बहुत से बच्चे क्या कर रहे थे कि आप इशू करेंगे कमीशन को टू एग्ज़ामिन एनी विटनेस। उन्होंने MCQ में दिया हुआ था पर्सन, विटनेस, डिफेंडेंट, प्लेंटिफ, तो बच्चों ने विटनेस को किया था जबकि वहाँ पर पर्सन आना था। तो आप लोकल कमीशन को इशू कर सकते हैं ताकि वो किसी भी पर्सन को एग्ज़ामिन कर सके, लोकल इन्वेस्टिगेशन कर सके, अकाउंट्स को एडजस्ट कर सके और एग्ज़ामिन कर सके। और चौथा, पार्टीशन जो है उसको पार्टीशन करवा सके किसी भी दो पार्टीज़ के बीच अगर कोई मसला आ रहा है। तो ये सेक्शन 75 इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन, ये रिपीट हो जाता होता है। उसके बाद वी आर मूविंग टूवर्ड्स अपील्स। सेक्शन 96 अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपील के बारे में ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज़ जो समझनी बहुत ज़रूरी है, सेक्शन 96 और सेक्शन 104, क्योंकि सेक्शन 96 से लेकर 104 तक हमारे पास चलते हैं अपील के सेक्शंस। तो यहाँ पर 96 और 104 सिर्फ ये दो सेक्शन है, सेंटर वाले सेक्शंस नहीं है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ नोट करेंगे कि इन सेक्शंस में से ओरिजिनल डिक्री के अगेंस्ट अपील जो 96 में है वो क्या कहती है, और ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील है वो 104 में क्या कहती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है समझने के लिए। सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी अदालत अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए कोई डिक्री पास करती है तो उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है। दूसरी बात पे ये कर रहा है कि कोई भी अपील ओरिजिनल डिक्री के अगेंस्ट हो सकती है जहाँ पर कोई भी एक्स पार्टी डिक्री जारी हुई है। और तीसरी वो बात कर रहा है कि कहाँ पर अपील नहीं हो सकती, अगर तो दोनों पार्टी की कंसेंट से कोई डिक्री पास हुई है ना, मैंने और किसी और पार्टी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम निगोशिएट करते हैं और हम आपस में कंसेंट से ना कंसेंट डिक्री पास करवा लेते हैं, और मैं बाद में चली जाऊं कि मुझे अपील चाहिए, तो अपील नहीं हो सकती। कोर्ट कहेगी कि आपने कंसेंट अपनी देकर निगोशिएट किया था दोनों पार्टीज़ ने, तो आपकी मर्ज़ी से ये फैसला आया था, तो यहाँ पर कोई अपील नहीं लाया करती। तो सेक्शन 96 हमें ये कहता है। अब मूव करते हैं सेक्शन 104 की तरफ, जो कि ये बात करता है कि अगर किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होता है तो तब क्या होगा। इसमें उन्होंने हमें चंद एक ऑर्डर्स बताए हैं जिनके अगेंस्ट अपील हो सकती है। ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A यानी कि कंपनसेटरी कॉस्ट्स, ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 यानी कि ऑर्डर पास्ड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, ऑर्डर अंडर सेक्शन 95, इसके अंदर भी सब चीज़ें आती हैं, कंपनसेटरी अरेस्ट, अटैचमेंट, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद इन्होंने डिस्कस नहीं किया हुआ बट यहाँ पर 91, 92 भी आते हैं। उसके बाद वो ये भी क्लियर कर रहे हैं कि जो उन्होंने 95 वाला सारा बताया ना, वहाँ पर हो तो रही है अपील, लेकिन वहाँ पर अपील
तब होगी जब अरेस्ट या डिटेंशन ना हुई हो उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर। उसके बाद वो बात कर रहा है कि प्रोवाइज़ो के अंदर कि कोई भी अपील जो है वो क्लॉज़ एफ़ के अंदर हमने डिस्कस किया था सेक्शन 35A यानी कि कंपनसेटरी कॉस्ट को, तो वहाँ पर आप अपील नहीं कर सकते। क्या ग्राउंड है जब आप अपील नहीं कर सकते? अगर तो 35A में आपके ऊपर कंपनसेशन लगी है, कंपनसेटरी कॉस्ट आई हैं आपके ऊपर, और आप जाकर कहते हो कि मुझे ये पैसे कम कर दें और वो पैसे ऑलरेडी बहुत लेस अमाउंट में है, तो वहाँ पर आप अपील नहीं कर सकते इस चीज़ के ऊपर। अब दूसरी चीज़ जो मद्देनज़र रखने की है वो ये है कि ऑर्डर्स के अगेंस्ट सिर्फ एक ही अपील होती है, दूसरी अपील नहीं होती। बट सेक्शन 96 के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हम फर्स्ट अपील पढ़ते हैं, सेकंड अपील पढ़ते हैं, लेकिन ऑर्डर्स के अंदर सिर्फ एक अपील होती है, उसके बाद अपील नहीं होती। तो वो ये बात करें, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन। इसके बाद वी हैव सेक्शन 115 जो कि बात करता है रिवीजन के बारे में। अब आपने रिवीजन और रिव्यू में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रिव्यू सेम कोर्ट के पास होता है और रिवीजन जो होती है ये हायर कोर्ट में होती है। तो फिर रिवीजन में और अपील में क्या डिफरेंस हुआ? जहाँ पर अपील लाए नहीं करती वहाँ पर रिवीजन होती है, ये चीज़ याद रखनी है। और कहाँ कहाँ रिवीजन होती है? जहाँ पर जुरिस्डिक्शन ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हुई या जहाँ पर जुरिस्डिक्शन जो है वो गलत इस्तेमाल हो गई है, या फिर जहाँ पर कोई इलीगल मटेरियल आ गया बीच में या इरेगुलरिटी आ गई है। तो इस तरह की जो भी जगह है ना, टू हैव एक्सरसाइज्ड, अगर तो किसी कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन गलत इस्तेमाल कर लिया, एक्सरसाइज्ड अ जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ ने उसको वो जुरिस्डिक्शन नहीं दी, वो इस्तेमाल कर लिया, हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन सो वेस्टेड, जो उसको जुरिस्डिक्शन दिया वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया, वो फेल हो गया उसको इस्तेमाल करने में, या फिर उसको इलीगली या कोई इरेगुलरिटी आ गई, कोई ऐसा मैटर आ गया बीच में। इसके बाद वी हैव सेक्शन 151 जो कि डील करता है इनहेरेंट पावर्स के साथ, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट। ये मेरे ख्याल में सबसे मज़े का सेक्शन है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल से सेक्शन है और इसके अंदर वो बता रहा है साथ में कि अगर तो कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है ना जहाँ पर लॉ ने कुछ बताया नहीं हुआ, तो वहाँ पर इनहेरेंट पावर्स कोर्ट अपनी यूज़ कर सकती है इन केस अगर तो ये ज़रूरत है फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। ये दो अल्फाज आपने याद रखने हैं, क्योंकि इस सेक्शन में से यही दो वर्ड्स जो है ना वो कट करके देता है और यही रिपीट होते हैं। तो इट वॉज सेक्शन 151।